प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ हाफ सेल, 4 डिफरेंट टाइप के हाफ सेल पढ़ रखे थे, जिसमें मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड जो और रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, आपके लिए वो 2 नए इलेक्ट्रोड थे जो कि इम्पोर्टेंट भी थे। आज हम लोग जो अगला जो पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब ये जो लेक्चर है 9, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है कि इज अ सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिसमें क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहीं पर हमने क्या पढ़ रखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में कि ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ये तो पढ़ रखा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि और ये कैसा केमिकल एनर्जी मतलब यानी कि कोई रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हम क्या प्रोवाइड करें, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो रिएक्शन क्या होगा, देन रिएक्शन विल बी प्रोसीड, तब ये रिएक्शन होगा। तो हुआ क्या, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो कैसा केमिकल रिएक्शन है ये, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि अपने आप नहीं होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है दैट इज अ ब्रेकिंग ऑफ सबस्टांस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस, कि कोई सबस्टांस है वो उसकी क्या ब्रेकिंग बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अब इसको आप समझिए कि ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने दैट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट या तो मॉल्टेन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में। मॉल्टेन स्टेट जैसे कि NaCl, सिर्फ NaCl है और इसको मेल्ट कर दिया लिक्विड, और एक्वस मतलब कि NaCl को इसमें डाल दिया पानी में। तो यहाँ सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस, बट यहाँ क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस के साथ साथ H प्लस OH माइनस और H2O। ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इलेक्ट्रोलिसिस कब होगा, अब इसके अंदर हमने ये 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए और रिएक्शन तो अपने आप होगी नहीं। तो अब क्या करेंगे कि इसको हमको बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए बैटरी से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर। अब मान लीजिए कि मैंने NaCl लिया, क्या लिया, इसके अंदर NaCl, मॉल्टेन NaCl, मतलब किस फॉर्म में होगा बेटा, Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या होगा, बाकी इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स होंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि निगेटिव आयन इधर की तरफ जाएगा और पॉजिटिव आयन इधर की तरफ जाएगा। तो NaCl में जैसे ही आप करंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे, तो Na जो है वो प्लस Na में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl माइनस क्या होगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NaCl जो है वो टूट कर Na और Cl2 में हो गया। तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस, तोड़ना। ठीक है ना। अब यहाँ पर Na प्लस Na में कन्वर्ट हुआ, तो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा बेटा, तो यही क्या हो, रिडक्शन। और Cl माइनस अगर Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, तो ये ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा, रिडक्शन, और ये क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहाँ होता है बेटा, कैथोड पर, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो कहाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है ये क्या हो रहा है, इस वाले पे, तो इस पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो ये निगेटिव जो एनायन जा रहा है, तो इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, ये
ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ये आपका क्या है, एनोड है, और ये आपका क्या है, कैथोड है। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि NaCl, मोटा मोटा क्या बात कहें कि आपने NaCl मॉल्टेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की और वो क्या प्रोडक्ट बन गया, Na प्लस हाफ ऑफ Cl2। तो ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, और रिएक्शन ये कैसा अपने आप ने उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, और इस सेल का नाम क्या होगा, इस सेल को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है कि एनोड पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ है, और कैथोड क्या है यहाँ पर, निगेटिवली चार्ज है। जबकि आप गैल्वेनिक सेल याद करिए, इसका उल्टा होता है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज का हो जाता है। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसका जस्ट यहाँ पर एनोड कैथोड पे चार्ज क्या हो जाता है, पोलैरिटी वो चेंज हो जाती है। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट आपके मॉल्टेन स्टेट में, इलेक्ट्रोलाइट आपके मॉल्टेन स्टेट में हो चाहे एक्वस स्टेट में हो, मीन्स कैटायन एनायन के फॉर्म में रहेंगे। दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिस्पेक्टिवली होगा। और ये जो केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या हो रही, कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, ऐसे सेल ही का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके। अब इसी चीज़ को जो इलेक्ट्रोलिसिस सेल और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, दैट इज अ ब्रेकिंग ऑफ सबस्टेंस ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इस सेल के अंदर हो रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर होने वाले जो प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, उसको अब क्या करते हैं, अब समझते हैं। तो अगला जो हेडिंग है दैट इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि क्या क्वालिटेटिव, दो एक्सपेक्ट पढ़ने वाले हैं, एक तो क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में हम लोग क्या समझेंगे कि एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, है ना, एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ठीक है ना। तो वही सारी बातें हैं क्या, टू डिटरमाइन द क्वालिटी दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और साथ साथ क्या करेंगे, ये भी देखेंगे कि कौन सा रिएक्शन एनोड और कैथोड पर होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बस यही है कि एनोड और कैथोड पर क्या फॉर्म हो रहा है और कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और एक आगे पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वांटिटी की बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट बना है एनोड और कैथोड पर वो कितना बना है ना, कितने चार्ज पर कितना अमाउंट, कितने ग्राम, कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, हो जाएगा क्वांटिटेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये समझेंगे कि क्या बनेगा। जब ये सीख जाएंगे क्या बनेगा, देन हम सीखेंगे कि वो कितना बनेगा। ओके। तो अब सबसे पहले चीज की, अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या रिएक्शंस होंगे एनोड और कैथोड पर। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। कि इलेक्ट्रोड मतलब कि एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होंगे, और जो रिएक्शन होंगे वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है बेटा वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर में दो नेचर क्या हो सकता है कि मतलब हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम सबस्टांस NaCl ले लिए, तो अब प्रोडक्ट NaCl के हिसाब से बनेगा। हो सकता है कि हमने कुछ और ही सबस्टांस ले लिया MgBr2, या हमने क्या ले लिया AgNO3, या हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। तो हम सबस्टांस यहाँ क्या कर रहे हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि हम इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज कर दे रहे हैं, है ना। तो पहला क्या है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया। ओके। तो इस पर डिपेंड करता है कि सेल रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया। ठीक है ना। उसके बाद से अगला जो है दैट इज अ मीडियम इलेक्ट्रोलाइट।
जो भी मैं अभी पहले डिस्कस कर रहा था कि दो तरीकों से इलेक्ट्रोलाइट लिया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, मॉल्टेन फॉर्म। तो मॉल्टेन फॉर्म में हम ले सकते हैं, जैसे कि NaCl मॉल्टेन लिया। जब NaCl मॉल्टेन लेंगे यानी लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, Na+ और Cl-। या अगर कॉपर सल्फेट अगर आप मॉल्टेन लेंगे तो आपको कॉपर +2 और सल्फेट यही आयन मिलेगा। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है कि एक्वस फॉर्म, यानी पानी में डिजोल्व कर, जैसे NaCl अगर आपने एक्वस ले लिया, एक्वस में देखो Na+ और Cl- तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ में पानी है तो पानी खुद क्या देता है, पानी भैया H+ देगा, पानी में OH- होगा और खुद पानी H2O। तो पानी ऐड करते ही ये 3 चीज़ें ऐड हुई, क्या H+, OH- और H2O। लेकिन मॉल्टेन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वही चीज़ है। तो फिर इस पर डिपेंड करता है कि मीडियम आप क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉल्टेन दे रखा है या एक्वस दे रखा है, तो ये ध्यान देना होता है। उसके बाद से अगली जो बात आती है दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन जो आपने नॉस्ट इक्वेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो E = क्या होता है, E0 - 0.059 / n log ऑफ Q। तो ये Q जो होता है, ये Q क्या होता है, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। और Q पे डिपेंड क्या करता है, कंसंट्रेशन पे Q डिपेंड करता है, और Q पे क्या डिपेंड करता है, आपका E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो भी ये डिटरमाइन करता है कि क्या सेल रिएक्शन होगा। कंसंट्रेशन क्या डिटरमाइन करता है कि क्या सेल रिएक्शन होगा। तो कंसंट्रेशन भी क्या है, आपका एक इम्पॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, जब भी NaCl की बात होगी, NaCl एक्वस की, आप डिफ़ॉल्ट इसको क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड। क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ रही है ना। तो एक इसके लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि NaCl एक्वस हम क्या लेके चलेंगे, जब भी बोलेगा कि NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करिए तो आपको क्या मान के चलना है कि डिफ़ॉल्ट क्या है, वो कंसंट्रेटेड NaCl है। और जब भी वो डाइल्यूट वर्ड है, वो डाइल्यूट वर्ड क्या करेगा NaCl का, वो अपने साथ को बाद में क्या करेगा, खुद यूज करेगा कि NaCl डाइल्यूट है। क्योंकि NaCl डाइल्यूट होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, NaCl कंसंट्रेटेड होगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, NaCl डाइल्यूट होगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफरेंट बनेंगे। तो फिर क्या बात ध्यान रखना है कि कभी भी NaCl एक्वस बोले आपको क्या लेना है हमेशा बेटा, कंसंट्रेटेड मान के चलना है, चाहे वो मेंशन करे या ना करे। डाइल्यूट वो साफ साफ मेंशन करेगा कि NaCl डाइल्यूट है, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट बनते हैं। वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चौथा चीज जो है वो क्या है बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कि आपने अभी तक जो ऊपर की जो 3 बातें थी वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड थी, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगेन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड थी, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगेन ये भी क्या था, इलेक्ट्रोलाइट से ही रिलेटेड था। अब जो है इलेक्ट्रोड का क्या रोल है इलेक्ट्रोलिसिस में या उसके रिएक्शंस में। तो इलेक्ट्रोड कैसा है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है बेटा और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही ना करे, तो वो क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना। एग्जाम्पल क्या है, प्लेटिनम। खूब आपने देखा होगा कई जगह आप लोगों ने पहले गैल्वेनिक सेल के पार्ट में प्लेटिनम को क्यों यूज कर रहे थे, इसीलिए यूज कर रहे थे क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वो, है ना, साइट ऑफ रिएक्शन या करंट कैरी करने का एक माध्यम होता है, ठीक है ना। एक तो ये बात। दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड विच पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो खुद ही पार्टिसिपेट कर जाते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में क्या कर जाते हैं, पार्टिसिपेट कर जाते हैं। यानी चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो सेल रिएक्शन में अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो भी पार्टिसिपेट करेगा। और जितने भी अगर मेटल के इलेक्ट्रोड हैं तो मेटल के इलेक्ट्रोड क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, यही सब बातें हम लोग आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक मोटा मोटा 4 पॉइंट आपका आ गया, जिसमें 3 पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है और चौथा पॉइंट क्या है, आपका इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है। और ये सब क्या होते हैं, सेल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सारे फैक्टर्स हैं। अब जब भी हम सेल रिएक्शन
करने जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी सेल रिएक्शंस को एब्जॉर्ब आप देखेंगे, हम लोग एनालाइज करेंगे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल है कैसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑलवेज अज्यूम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, कि जब भी आपको क्या होगा, जब तक आपको मेंशन नहीं है तब तक आपको क्या मान के चलना है, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ही मान के चलना है, ठीक है ना। मान अगर वो साफ साफ दे रहा है कि भाई सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं कर रहा है तो हमेशा आपको क्या मान के चलना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। देखिए अब उसमें एनोड और कैथोड दो चीज़ें होंगी, तो एनोड का में भी रिएक्शन होगा, कैथोड पे भी रिएक्शन होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि एनोड का रिएक्शन क्या करना है, सबसे पहले आपको एनालाइज करना और फिर वो क्या करना है, उसके बाद कैथोड का करना है। ऐसा क्यों करते हैं, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, क्यों करते हैं वो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा, बट ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल कि इफ़ एनोड इज मेड ऑफ मेटल, कि एनोड अगर क्या है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिए, एनोड अगर क्या है, मेटल का बना हुआ है, देन कैथोड की बात नहीं कर रहा है, एनोड अगर मेटल का बना हुआ है, देन ऑलवेज दैट द मेटल विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट ऑफ अनदर आयन आर मॉलिक्यूल। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, आयन या मॉलिक्यूल का होता है, जैसे अभी पिछले केस में NaCl में Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बेटा, एनोड पर होता है। लेकिन अगर एनोड ही मेटल का बना हुआ, एनोड ही अगर मेटल का बना हुआ है, उस केस में किसी भी मॉलिक्यूल आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। और ये भी हम लोग आगे चल के प्रॉब्लम्स में ये हम लोग देखेंगे। और लगी बात यहाँ पर एक चौथी चीज़ है ना, एक और इम्पोर्टेंट बात, ओके। जो चौथी बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो, ध्यान दीजिएगा कि यहीं लगे हाथ बता देते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अगर इसमें सिर्फ NaCl है तो Na+ और Cl- दो ही आयन है, तो मान लीजिए एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो जो आयन आपके क्या है, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव ही आयन है, तो ये इधर की तरफ चला जाएगा और ये इधर की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केस वन। लेकिन दूसरा केस कि मान लो कि NaCl एक्वस ले लो, तो बेटा यहाँ पर Na+ भी है, ध्यान दीजिएगा, Cl- के साथ साथ H+ और OH- और H2O भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरे केस में क्या है, यहाँ तो एक ही कैटायन था तो कंफर्म था इसी का रिडक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देयर आर टू कैटायन, तो Na+H+ में दोनों का रिडक्शन होगा। Na+ का रिडक्शन होगा तो भैया Na बनेगा, H+ का रिडक्शन होगा तो भैया H2 बनेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा कैटायन रिड्यूस होगा, है ना, कौन सा कैटायन रिड्यूस होगा। तो जब एक से ज़्यादा यानी कि सिस्टम में एक से ज़्यादा कैटायन और एक से ज़्यादा क्या हो, एनायन आ जाएंगे, तब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किसको रिड्यूस करें और किसको ऑक्सीडाइज करें। तो यहाँ पर एक प्रेफरेंशियली, तो यहाँ पर अब क्या है, वही चीज़ में एक एक कि Na+ और H+ में किसका रिडक्शन होगा। तो इसके लिए एक सीरीज जो याद रखनी है, दैट इज़ अ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज। तो जो कैटायन के लिए यानी कि जो रिडक्शन की जो सीरीज है वो है, जो कुछ इंपॉर्टेंट आयन है K+,
ठीक है। तो ये क्या है कैटायन के लिए, और जो एनायन के लिए मीन्स जिनका ऑक्सीडेशन होगा उनका जो सीरीज है अब ये सीरीज याद रखना है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि इस ऑर्डर में, यानी कि अगर देखिए यहाँ पर H+ भी है और Na+ भी है, तो अगर सोल्यूशन में Na+H+ दोनों आयन है तो किसका रिडक्शन पहले होगा। तो ये जो सीरीज लिखी गई है वो इस ऑर्डर में है कि इस ऑर्डर में रिडक्शन पहले होगा, यानी सबसे पहले क्या होगा H+ का रिडक्शन होगा, Na+ का रिडक्शन नहीं होगा, यानी यहाँ क्या बनेगा H2 बनेगा, ना कि Na बनेगा। ठीक है ना, ओके। ऐसे ही इसमें सबसे पहले I- का रिडक्शन होगा, यानी I- I2 में कन्वर्ट होगा, देन Br-, देन Cl-, और बीच में देखिए भूल गया मैं लिखना, दैट इज OH-, है ना। तो I-, Br-, Cl-, OH-, सल्फेट, नाइट्रेट एंड सबसे लास्ट में F-। तो ये प्रेफरेंशियल क्या है, डिस्चार्ज सीरीज है, एनोड और कैथोड पे क्या डिस्चार्ज होगा। ठीक है ना, तो ये आपको सीरीज ये याद रखनी है। ठीक है ना, मान लीजिए कि Cl- और OH- दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है ना, Cl- और OH-। ओके, तो Cl- ऑक्सीडाइज होकर Cl2 देगा और OH- ऑक्सीडाइज देकर O2 देगा। ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, तो अब इन दोनों में से भाई अब Cl- OH- दोनों हैं, तो किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन होगा। अब आप सीरीज देखकर बताइएगा। तो Cl- और OH- में किसका पहले होगा, तो Cl- का पहले होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, Cl2 बनेगा, ना कि OH-। आ रहा समझ में। और OH- का सल्फेट आयन होता तब कौन बनता बेटा, तब O2 निकलता। तो ये सीरीज याद रखनी है ना, कि ये सीरीज आपको याद रखनी है। और ये वो इम्पोर्टेंट कैटायन एनायन है जिनका ही मैक्सिमम हम लोग पूछते हैं, वो सारे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ऐसे तो बहुत सारे कैटायन एनायन होते हैं, बट जितना हम लोग के सिलेबस में जो जनरल पूछा जाता है वो हमने आपके सामने यहाँ मेंशन कर दिया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये टोटल आपके इम्पॉर्टेंट रूल में ये 4 रूल आपके हो गए हैं, और ये 4 रूल आपको बिल्कुल तैयार अप्लाई करने हैं जब भी हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि जब यहाँ पर देखिए, जब ये पहले वाले में तो आसान था, पहले वाले में क्या था कि भैया Na और Cl2 बनेगा, क्योंकि एक कैटायन एक एनायन था। लेकिन जब 2 कैटायन आ गए, Na+H+, 2 एनायन आ गए, Cl- OH-, तब यहाँ दिक्कत है कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो उस केस में इस सीरीज के बिना एक काम चलने वाला नहीं है कि भैया Na बनेगा कि हाइड्रोजन बनेगा, या Cl2 बनेगा कि O2 बनेगा, तब ये सीरीज ही बताएगी। तो इस सीरीज के माध्यम से क्या हम कह सकते हैं कि इस केस में NaCl जब एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एट कैथोड, और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एट एनोड। यहाँ पर O2 और Na नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तो और ये चीज़ें समझ में आएगी, पर फिलहाल तो अभी इतना क्या होना चाहिए, हमारा इतना तैयार होना चाहिए। ये 4 रूल आपको क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं सब रूल का, इन्हीं सब बातों का अब हम अप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो पहला केस है कि वो हम लोग लेकर चलते हैं क्या, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सॉल्ट। मॉल्टेन सॉल्ट है, और मॉल्टेन सॉल्ट में भी एक कैटायन और एक एनायन है। क्या है, एक कैटायन और एनायन। और जो पहला एग्जांपल है मॉल्टेन Cl यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर नहीं भी लिखा होता तब भी डिफ़ॉल्ट हम क्या मानते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही मानते हैं। ओके बेटा, तो अब करते हैं वही, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहे हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए हैं, ये हमने बैटरी से बेटा कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये एनोड और ये कैथोड। और इसके अंदर हमने, है ना, NaCl मॉल्टन, यानी कि इसमें क्या है, तो इसमें Na+ है और Cl- है इस फॉर्म में। ओके, तो जो NaCl
मॉल्टेन का मतलब क्या होता है कि Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। NaCl सॉलिड में मतलब सॉलिड होता है और ये NaCl Na प्लस Cl माइनस अलग अलग क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। अब इनकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, तो कैथोड पर भैया एक ही आयन है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो Na प्लस का रिडक्शन हो गया सोडियम। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एनायन है तो Cl माइनस क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया, Cl2 देगा। बैलेंस कर लीजिए आप Cl2 और चार्ज बैलेंस कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो Cl2 आपका गैस है। तो अब क्या हुआ, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की है, तो अगर इनको हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, मीन्स Na प्लस और Cl माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बना, Na सॉलिड और हाफ ऑफ Cl2। तो ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर यानी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कैथोड पर क्या बना, तो कैथोड पर बना सोडियम और एनोड पर क्या बना, Cl2। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये यही हो गया कि मॉल्टेन NaCl की हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। और एनोड और कैथोड पर आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, बता देंगे। ओके, अब ये जो प्रोसेस है वैसे ऐसे इसका नाम होता है, इस जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये यही तरीका क्या है, ऐसे यहाँ लिख देते हैं कि इंडस्ट्रियली सोडियम को बनाने का तरीका है। सोडियम को हम इसी तरीके से बनाते हैं और इस प्रोसेस ही का नाम क्या है, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसका नाम है डाउन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, डाउन प्रोसेस। एंड दिस इज प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, इंडस्ट्रियल मेथड है। ओके, तो ये मतलब ये इंडस्ट्रियल मेथड है तो ये क्या इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और यही तरीका क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं मॉल्टेन MgBr2, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगेन वही चीज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, Mg और कैथोड पर क्या होगा, तो भाई हमारे पास दो ही आयन है, Mg+2 है और Br- है, ये दो आयन है। तो जब दो ही आयन है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या कर लेते हैं, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो Mg+2 भैया रिड्यूस हो गया, बन गया Mg सॉलिड। और एनोड पर क्या होगा, तो Br- ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया Br। और वो ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको पता होगा। ठीक, तो जोड़ लीजिए, ये हो गया Mg+2, है ना, और 2 अल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना है। तो 2Br- विल फॉर्म Mg सॉलिड एंड Br2 लिक्विड। तो ये MgBr2 की क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में अब आपसे पूछेगा कि कैथोड पर क्या बना, तो Mg बना, एनोड पर क्या बना, तो Br2 लिक्विड बना। समझ में आ रहा है। ऐसे ही मॉल्टेन AlCl3 की इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग खुद करके देख लेंगे। क्या, एक आयन Al+3 हमारे पास है और एक क्या है, Cl- है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैथोड पे क्या होगा, तो रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया, एल्यूमिनियम सॉलिड। एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो Cl- ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, हाफ ऑफ Cl2, ये गैस है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब कैथोड पे क्या बना, एल्यूमिनियम, एनोड पे क्या बना, Cl2, एक काम हो गया। अब मान लो कि ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया, कोई हमसे पूछा एनोड और कैथोड पे क्या बना, कोई दिक्कत। और पोलर से रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये Al+3 3Cl- विल फॉर्म Al सॉलिड प्लस 3/2 Cl2 गैस। तो ये AlCl3 की क्या हो गई, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, बैलेंस इक्वेशन आ गया। बट हमसे क्या पूछेगा, बस कैथोड और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। कैथोड पर एल्यूमिनियम बनेगा, एनोड पर Cl2 बनेगा। अभी तक कोई दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही कैटायन और एक ही एनायन था। और जब हम इलेक्ट्रोड नहीं मेंशन कर रहे हैं तो मतलब क्या लेकर चलना है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेकर चलना है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक यहाँ पर छोटी सी बात, एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। तो आप लोग को एन फैक्टर वैसे भी मोल कॉन्सेप्ट 2 में डिस्कस किया गया है, बट थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि एन फैक्टर आयंस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज ऑन आयन। फॉर एग्जांपल जैसे Na+ का एन फैक्टर कोई पूछे तो कितना होगा बेटा, 1।
Mg+2 का इनफैक्टर पूछे तो चार्ज कितना है 2, Cl माइनस का इनफैक्टर 1, सल्फेट का इनफैक्टर 2। तो इनफैक्टर क्या होता है, चार्ज आयन, ठीक है ना। और ठीक है, और जब वो उसमें कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना हो रहा हो, ठीक है ना, तो ये इनफैक्टर इतना समझ में आ गया। और फॉर गैस के लिए इनफैक्टर, तो ये ध्यान रखिएगा, इनफैक्टर निकालने के बाद हाइड्रोजन के लिए इनफैक्टर कितना होता है 2 होता है, ऑक्सीजन का 4 होता है, Cl2 का 2 होता है। कैसे लिख दिया मैंने, अब वो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे याद रखना है, इन तीनों का याद ही रखना है, ठीक है ना। जैसे H+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कैसे मैं इनफैक्टर 2 बोल रहा हूँ, तो इनफैक्टर निकालना आप लोग को आता ही है कि जैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ है, तो एक का चेंज हुआ, इस पर 0, इस पर 1, एक का चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 एटम मतलब इनफैक्टर कितना होगा 1 × 2 यानी कि 2, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे OH- से बना क्या होगा, O2 बना होगा, तो ये -2 से 0, ऑक्सीजन पे -2 पे 0, ऐसा समझाने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन -2 है तो कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, बट O2 में क्या होता है, क्या होगा, एक एटम पे 2 का चेंज है, ऑक्सीजन में तो 2 एटम होते हैं, तो 2 × 2 यानी कि इनफैक्टर कितना हो गया 4। Cl- से बना है Cl2, तो Cl पर चार्ज माइनस पे कितना है 0, तो कितने का चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक का चेंज है, बट यहाँ क्या क्लोरीन में 2 क्लोरीन है, तो एक का चेंज और इंटू 2 यानी कि 2, तो दिख गया ना, Cl2 का इनफैक्टर 2, O2 का इनफैक्टर 4 और H2 का इनफैक्टर 2। तो ये आप लोग याद ही रखिएगा, 3 निकालना भी बता दिया मैंने, और बहुत आसान सा चीज़ है, बट ये 3 याद ही रखिएगा क्योंकि यही तीनों गैस आपको इस चैप्टर में खूब मिलने वाले हैं, H2O2 और Cl2। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसे निकालते हैं ये तो आपको मूल कॉन्सेप्ट 2 में ही ये बात बता दी गई होगी, ठीक है ना, नहीं तो मैंने थोड़ा समझा दिया है, और ये बात आपको H2O2 Cl2 का इनफैक्टर ऐसे आप याद भी रखिएगा। अब आते हैं क्या, केस 2 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। अब एक्वस सॉल्ट में क्या होगा, एक्वस सॉल्ट आ गया तो H+ और OH- आ गया, है ना, तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 2 कैटायन और 2 एनायन और साथ में H2O भी अब मिलेगा। तो अब ये वही वाली केस हो गया जो मैं भी आपको रूल नंबर 4 जो समझा रहा था, जब 2 कैटायन, एक से ज़्यादा कैटायन, एक से ज़्यादा एनायन आ जाएगा तो अब आप कैसे करेंगे। तो वो जो सीरीज है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज एनोड और कैथोड की, वो मुझे अब यहाँ याद होनी चाहिए। अब देखिए उसका आपको यूज यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहला स्टार्ट करते हैं क्या, कंसंट्रेटेड NaCl का। अगर मैं कंसंट्रेटेड वर्ड यूज नहीं भी करता, है ना, और जाहिर सी बात ये एक्वस होगा, कंसंट्रेटेड वर्ड यूज नहीं भी करता तब भी वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड ही होगा, ये मैंने आपको बात बताया था। अब यहाँ पर क्या है देखिए कि NaCl, Na+Cl- और साथ साथ में पानी भी है तो वो H+ और OH- देगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर अब देखिए मैं इसको करूं तो एक एनोड और कैथोड, तो एनोड के पास क्या है, तो Cl- एनायन और OH-, और कैथोड मेरी क्या है, कैटायन देखिए तो Na+ और H+, तो 2 कैटायन आ गए, 2 एनायन आ गए। अब इनमें से दोनों का तो रिडक्शन होगा नहीं, एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन होगा, और ये केस हम लोग पढ़ ही रखे हैं, क्लियर यहाँ तक। तो क्या पढ़ रखे हैं, तो अब आपको पहले मैं क्या बना कि एनोड रिएक्शन से स्टार्ट करना है, तो एनोड से हम स्टार्ट करेंगे। तो Cl- और OH- में किसका ऑक्सीडेशन होगा, डिस्चार्ज सीरीज में Cl- का ऑक्सीडेशन पहले होगा, तो यानी आप लिखेंगे यहाँ पर Cl- होगा, OH- नहीं होगा, और यहाँ पर Na+H+ में अगेन उस सीरीज को याद रखेंगे, वहाँ से आपको क्या पता चलेगा, H+ का होगा और Na+ का नहीं होगा। तो अब लिखिए, तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, तो Cl- विल गिव Cl2 गैस, और बैलेंस कर लीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन, ये एनोड का रिएक्शन हो गया। कैथोड तो H+ का रिडक्शन होगा, H+ का इलेक्ट्रॉन गेन किया और हाइड्रोजन गैस क्या कर लिया, रिलीव कर लिया, ठीक है ना। तो अब ये हो गया यहाँ तक, क्लियर। तो फिर पूछेगा कि कंसंट्रेटेड NaCl के
में अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एनोड पर क्या निकलेगा बेटा, एनोड पर Cl2 और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये हुआ तो ये तो रिएक्शन हो गया, यानी कि रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, लिखेंगे अगर, ये तो हो गया कि NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस जब हुई तो आपका Cl2 और H2 के साथ और बच क्या गया, तो भाई Na प्लस और OH माइनस तो बच गया, यही तो हो रहा है ना, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये Cl2 और H2 बना और Na प्लस और OH माइनस का कुछ हो नहीं रहा है, तो ये देखिए ये NaOH का बनाने का एक प्रिपरेशन का एक तरीका भी है ना। ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस सबको याद आ रही है, ये ब्राइन सोल्यूशन है आपका। तो ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से आपका ये क्या हो रहा है, NaOH बन गया, साथ साथ में H2 और Cl2, जिसमें H2 कहाँ बन रहा है बेटा, कैथोड पर, Cl2 कहाँ बन रहा है, एनोड पर। ये आपका आपके सोल्यूशन में आपका ये चीज़ प्रेजेंट होगा, ओके। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस से, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस जो हुआ, इस इलेक्ट्रोलिसिस से एक जो क्या क्या बातें निकल कर आई कि इलेक्ट्रोलिसिस आपका जो NaCl का आपने किया तो क्या क्या हुआ, एक तो क्या हुआ, NaOH ऑब्टेन्ड हुआ, फिर H2 और Cl2 भी ऑब्टेन्ड हुए, और देखिए Na प्लस का कुछ हुआ नहीं तो Na प्लस का कंसंट्रेशन नहीं चेंज, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, Cl माइनस का कंसंट्रेशन घटा, क्योंकि क्यों घटा, कोई Cl माइनस क्या है बेटा, Cl माइनस जो है वो आपका Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या घटेगा, घटेगा क्यों, कोई H प्लस H2 बना रहा है, H प्लस का घटेगा तो OH माइनस का बढ़ेगा और pH बढ़ जाएगा। तो इससे सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कंसंट्रेशन बढ़ा, किसका कंसंट्रेशन बढ़ा, किसका घटा, किसका नहीं चेंज किया, तो क्या बोलेंगे, Na प्लस का चेंज नहीं हुआ, किसका चेंज हो गया, Cl माइनस का घट गया, H प्लस का घट गया, OH माइनस बढ़ गया और pH सोल्यूशन का वो बढ़ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो। एनोड और कैथोड पर क्या बना, तो सिंपल सी बात हो गई। अब एक बात करते हैं, क्या एक टॉपिक में पढ़ते हैं कि वाटर की अगर इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वो क्या बनाता, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वाटर हो। अगर तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, पानी है, पानी को हमने, है ना, ये इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल दिया और इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है। तो अब हमारे पास H2O ही है, तो एनोड पर क्या होगा, तो भैया H2O O2 बनाएगा। अब बाकी इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो O2 बनाएगा, ठीक, ये बैलेंस हो गया। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस मीन्स ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन, तो H2O ही तो है, ये रिड्यूस भी होगा, तो H2O अब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो कब बनाएगा, क्या H2 बनाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 2H माइनस, ओके। तो ये क्या हो गया, 2H2 बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, H2O की इलेक्ट्रोलिसिस, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या हो रहा है कि एनोड पे O2 बनेगा और कैथोड पर H2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl माइनस तो है नहीं, Cl2 बना लेगा। तो सिंपल H2O की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है, H2 और हाफ O2, इसको बैलेंस कर लेंगे, ऐसे हम लिख लेंगे। तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो H2 कहाँ बन रहा है, एट कैथोड, और O2 कहाँ बन रहा है, एट एनोड, ओके। अब चूंकि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, यहाँ तक क्लियर, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब हम लोग जो कह रहे हैं कि डाइल्यूट NaCl, और ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि डाइल्यूट NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तब, तो अगेन है तो ये एक्वस ही,
डाइल्यूट है तो क्या हुआ, तो यहाँ क्या होगा, Na प्लस भी होगा, H प्लस भी होगा, यहाँ क्या होगा यहाँ क्या होगा एनायन में Cl माइनस के साथ साथ OH माइनस भी होगा। लेकिन अभी क्या है, ये डाइल्यूट है, ये आपका कैथोड है, उधर आपका क्या है एनोड है, और कुछ नहीं बोला मीन्स कौन से इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम के ही एनोड और कैथोड आपके बने हुए हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या होगा कि जब अब देखिए जब बहुत ही डाइल्यूट हो गया NaCl, तो अभी तक हम क्या करते हैं Cl माइनस निकाल देते हैं, लेकिन जब NaCl बहुत ही डाइल्यूट हो गया तो आप मान के चलिए ना कि OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, मतलब Cl माइनस का बहुत ही कम हो जाता है। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, इस केस को याद रखना है। ऐसे अभी तक Cl2 ही निकल रहा था, लेकिन जब भी वर्ड क्या यूज कर रहे डाइल्यूट NaCl, तो Cl माइनस की जगह अब क्या होगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। इस केस को आपको याद रखना है, डाइल्यूट NaCl वर्ड जब यूज कर दे, ठीक है ना। तो अब एनोड का रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो पहले Cl माइनस Cl2 बना देते हैं, अब OH माइनस से आप क्या बनाएंगे भाई, O2 बना देंगे। ठीक, और कैथोड पे अभी भी कोई बदलाव नहीं होगा, कैथोड पे तो H प्लस ही निकलेगा जैसे निकल रहा था। तो H प्लस का क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा H2 गैस बन जाएगा। तो क्या याद रखने वाली बात आ गई, जब कंसंट्रेटेड NaCl था तो रिएक्शन देख लीजिए क्या था, ये रिएक्शन था, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है ना। तो लेकिन जब डाइल्यूट NaCl हो गया तो Cl माइनस नहीं OH माइनस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बस ये बात आपको याद रखनी है, बाकी वो सीरीज हर जगह लागू होगी, ये बात याद रखनी है आपको। तो अब क्या होगा, एनोड पर प्रोडक्ट Cl2 नहीं होगा बेटा, O2 होगा। ओके, तो जब भी डाइल्यूट NaCl वर्ड यूज कर दे तो क्या बोलेंगे, एनोड पर क्या होगा O2 इवॉल्व होगा, ना कि Cl2। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, अब डाइल्यूट NaCl का अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या बातें कर सकते हैं, नो चेंज इन पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि H प्लस OH माइनस दोनों ही क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज हो रहे हैं। तो पानी ये बेसिकली क्या हो गया, इट इज़ अ सिंपल, इट इज़ अ जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, और इसमें NaCl जो है वो क्या कर रहा है, एज अ कंडक्टर की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्योंकि वो पता है H2O क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इतना अच्छा कंडक्टिंग नहीं होता है। तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बहुत माइन्यूट सा हम क्या करते हैं, NaCl ऐड कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट। यहाँ तक क्लियर। तो क्या क्या नहीं होगा, तो पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, Na और Cl में कंसेंट में कोई चेंज नहीं होगा, और ये सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइज 1 मोल ऑफ H2O। इसका मतलब क्या है, ये भी आगे हम लोग पढ़ लेंगे, बट यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे H2O से क्या बना, H2 प्लस हाफ O2। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना चार्ज खर्च हुआ, तो ये H प्लस 1 से कहाँ गया, 0 में। तो N फैक्टर कितना है, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, +1 से 0, यानी कि इसका भी N फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो N फैक्टर 2 है, और H2O कितना, एक ही मोल तो है, यानी कि, और आपको पता है अभी हम लोग पढ़ेंगे 2 फैराडे चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 2 फैराडे चार्ज। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे N फैक्टर 2 है, तो 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल ऑफ H2O क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलिसिस होगी। ठीक है, और ज़्यादा बेटर बातें अभी थोड़े और देर में समझ में आ जाएगी, जब हम लोग क्या करेंगे, जो अगला लेक्चर लेंगे, जब क्वांटिटेटिव बात करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2O ऑब्टेन्ड एट कैथोड, ठीक है ना, O2 ऑब्टेन्ड एट एनोड, तो देख ही रहे हैं। और वैल्यूम ऑफ H2 जो होगा ट्वाइस ऑफ वैल्यूम ऑफ O2 का, दिख ही रहा है यहाँ पर है कि जब ये 1 मोल बनेगा तब ये हाफ मोल बनेगा, यानी जब ये 2 मोल बनेगा तो ये 1 मोल बनेगा।
तो जो मोल का रेशियो होगा वही क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो ये भी बात समझ में आ गया। और वो लास्ट बात, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर इज डिफिकल्ट, कि प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या करते हैं हम, आयंस ऐड करते हैं। तो आयंस ऑफ NaCl क्या करता है, हेल्प करता है कंडक्शन इन करंट, इसीलिए H2O में थोड़ा सा NaCl डाल देते हैं तो डाइल्यूट NaCl का केस हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, दैट इज अ सिंपल केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। लेकिन कंसंट्रेटेड NaCl होगा तब प्रोडक्ट अलग हो जाता है, उस केस में आपका कैथोड पर H2 ही बनेगा बट एनोड पर Cl2 बनेगा इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl। ठीक, अब एक और एक मजेदार बात है, अब ये भी NaCl यूजिंग मरकरी कैथोड। अभी तक देखिए प्लेटिनम कैथोड था, अब क्या आ गया, मरकरी कैथोड का हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया। ठीक है ना। तो एक बात फिर से ध्यान रखना है, फिर यहाँ पर एक दो कुछ एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पर अगेन क्या होगा, एनोड पर और कैथोड। एनोड पे क्या होगा, आयन Cl माइनस और OH माइनस, कैथोड के पास Na प्लस और H प्लस। तो Cl माइनस OH माइनस में तो Cl माइनस ही का रिडक्शन होगा, तो एनोड सॉरी ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये क्या आपने कुछ नहीं बोला, मतलब कौन सा है, कंसंट्रेटेड है ना, जब कुछ मेंशन नहीं करते तो हम कंसंट्रेटेड लेकर चलते हैं। तो हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पर ऐसे जनरली H प्लस का करा देते हैं तो H2 निकलता है ना, H प्लस का ये तो कर रहे थे, बट ये नहीं होगा, क्योंकि यहां देखिए कैथोड का इलेक्ट्रोड चेंज है। कैथोड किसका बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है। तो ये केस अगेन आपको याद रखना है, जब भी NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हो और मरकरी अगर कैथोड हो, प्लेटिनम था तो रिएक्शन वही था, लेकिन मरकरी हो तो उस केस में Na प्लस का रिडक्शन होता है। ये स्पेशल केस याद रखना है। तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Na, यानी कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बार कैथोड पे हाइड्रोजन नहीं, क्या निकलने वाला, सोडियम। क्या निकलने वाला है, सोडियम निकलने वाला है। और सोडियम क्यों निकलने वाला है, कि सोडियम प्लस मरकरी बनाता है NaHg, सोडियम एमलगम। हाइड्रोजन का एमलगम नहीं होता है, सोडियम एमलगम बहुत ही स्टेबल होता है। तो ये होने का रीजन, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों हो गया, पहले तो याद रखना है, फिर पूछे ऐसा क्यों हो गया, तो बस ये बोलना है कि ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मरकरी एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एमलगम, है ना। ये सोडियम एमलगम ये बहुत ही क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, और इसी रीजन से हाइड्रोजन न बनकर यहाँ सोडियम बनता है, क्योंकि फाइनली वो सोडियम अमलगम क्या करता है, फॉर्म करता है। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल केसेस जब हम कैथोड Hg का लेते हैं और खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। अब हमारा जो है NaCl यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड के, अब हमने क्या किया, सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिए। क्या कि NaCl एक्वस ही है बेटा, कंसंट्रेटेड सब वही है, ये एक्वस है और नहीं बोलने का मतलब कंसंट्रेटेड है। अब हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, इस बार इलेक्ट्रोड किसके बने भाई, इस बार बने हैं दोनों ही सिल्वर के। ठीक, ओके। तो एनोड पर क्या क्या पॉसिबल है और कैथोड पर क्या क्या पॉसिबल है। तो एनोड पर क्या है, Cl माइनस और OH माइनस, कैथोड के पास कौन से एनायन है, तो H प्लस और Na प्लस, यही तो है। तो अगर अब एनोड पे हम जनरली एनोड का रिएक्शन क्या लिखते हैं, तो Cl माइनस OH माइनस में Cl माइनस को करा देते हैं, यही करते ना कि Cl माइनस विल फॉर्म हाफ ऑफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यही तो पढ़ रखे हैं। लेकिन याद करिए तीसरा रूल क्या बोला था, कि अगर एनोड मेटल का बना हो, तो देखिए ध्यान से, एनोड क्या है, ये मेटल का है तो सिल्वर का है। तो यहाँ पर जो हमने इसीलिए कहा, क्या लिखना भूल गए, Ag, यानी Ag भी यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एनोड मेटल का बना है तो Cl माइनस OH माइनस कोई नहीं हो, क्या होगा, Ag होगा। बड़ा ये रिएक्शन नहीं होगा, क्या रिएक्शन होगा, Ag, सिल्वर का ऑक्सीडेशन का, पता है ना, मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन। तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑन एनोड, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस या ऑक्सीडेशन ऑफ Ag। Cl2 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, Ag प्लस बन रहा है। बात समझ में आ रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट।
अब कैथोड का रिएक्शन H प्लस और Na प्लस में, H प्लस Na प्लस में कौन सा होता है? तो मरकरी के केस नहीं है, मरकरी के केस में सिर्फ Na प्लस होता है, अदरवाइज सब केस में क्या है? H प्लस। तो आप लिख दो क्या H प्लस। तो आप बोले कैथोड पर ये बनेगा, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, Ag प्लस बन चुका है, तो एक नया आयन क्या जुड़ गया सोल्यूशन में? Ag प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बताइए H प्लस Na प्लस Ag प्लस में कौन बनेगा? तो अगर वो डिस्चार्ज याद करिए, जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज जो सीरीज थी उसमें Ag प्लस H प्लस के भी आगे है, यानी कि H प्लस ना बनकर कौन बनेगा? Ag प्लस का रिडक्शन होगा, यानी क्या होगा? Ag प्लस, एक इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ Ag सॉलिड। तो देखिए पूरा चेंज ही हो गया। क्या? Ag प्लस, Ag का ऑक्सीडेशन हुआ और वही Ag प्लस का रिडक्शन हो गया। Na प्लस और Cl माइनस का कुछ हुआ ही नहीं, यानी यहाँ क्या बात लिख सकते हैं कि Na प्लस का कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, Cl माइनस का कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, है ना। Ag, एनोड का जो Ag बना है उसी का ऑक्सीडेशन हो गया, और जब Ag प्लस आ गया सोल्यूशन में तो उसी का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और यही चीज याद करो कि ये अब एनोड क्या होता जाएगा, ये अब Ag निकल के इधर जाता जाएगा, तो एनोड धीरे धीरे, ये तो कैथोड है और ये क्या है? एनोड धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर डिपोजिशन होता जाएगा। आ रहा समझ में? इसी को बोलते क्या? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। पहले ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन इतना समझ में आ गया क्या? तो इलेक्ट्रोड क्या यूज कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ चेंज हो जा रहा है, प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। NaCl का कुछ हुआ ही नहीं, एज इट इज है। क्या चेंज हुआ? Ag से Ag प्लस बना, और Ag प्लस का फर्दर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। कहीं कोई दिक्कत बताइए? ठीक है, एक और एग्जांपल, इसी में एक एग्जांपल लेने की, अगर मान लीजिए कि ये नेक्स्ट ई एग्जांपल ले लेते हैं कि इसी NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, और इस बार कैथोड रखते हैं क्या? सिल्वर का, और एनोड किसका है भैया? प्लेटिनम का। तब क्या होता? तब क्या रिजल्ट आता? अब देखिए क्या रिजल्ट आता। तो एनोड पर क्या क्या है बेटा? सब वही कहानी ऐसी करना है। एनोड में कौन कौन से एनायन आएंगे? Cl माइनस, OH माइनस, और इधर Na प्लस और H प्लस। अब देखिए एनोड किसका बना रखा है? प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम का एनोड है तो Ag तो आएगा नहीं इसमें। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर भैया Cl माइनस को ही ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या होगा? एनोड पर Cl माइनस से बन गया भैया Cl2। ठीक है, अब Ag तो है नहीं एनोड पर, तो Ag का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो कोई आयन तो बना नहीं, तो यहाँ H प्लस का रिडक्शन भी होगा, तो H प्लस बना लेगा क्या? H2। तो अब देखिए कि कैथोड, एनोड हमने सिल्वर का नहीं लिया, तो देखिए प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। पहले में क्या था? Ag ही ऑक्सीडाइज, Ag प्लस रिड्यूस हो रहा था। अब इस क्या केस में क्या है? प्रोडक्ट में Cl2 बन गया और H2 बन गया, जबकि वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। तो बात आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि इलेक्ट्रोड को चेंज करने से भी देखिए प्रोडक्ट पूरा क्या कर जा रहा है? चेंज कर जा रहा है। तो जितने मैं केस बता रहा हूँ बेटा, यही सब केस ध्यान में रखना है। इसी ये पूरा जितने केस पॉसिबल हैं वो सारे केस मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा ही दे रहा हूँ। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस, अगेन यहाँ पर भी एनोड बनाइए और कैथोड। एनोड पे एनायन लाइए, तो एनायन क्या होगा? एक तो सल्फेट और पानी से मिलेगा OH माइनस। कैथोड पर कॉपर +2 और H प्लस। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब इलेक्ट्रोड कौन सा है? प्लेटिनम का है, तो इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। तो अब इनमें से एनोड में किसका ऑक्सीडेशन होगा? सीरीज याद करिए, सल्फेट OH माइनस में सल्फेट का पहले होगा। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा? OH माइनस से बनेगा बेटा O2, बैलेंस कर लीजिए, हाफ ऑफ O2 H प्लस, यानी O2 का प्रोडक्शन होगा। कैथोड पर क्या होगा बेटा? अब कॉपर H प्लस में कौन जाएगा? सीरीज याद करिए, कॉपर का आयन का रिडक्शन होगा, तो यहाँ कॉपर +2
2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब यहाँ पर H2 नहीं निकलेगा, कॉपर निकलेगा। तो एनोड पर क्या बना है O2, कैथोड पर क्या बना है कॉपर। क्लियर। तो वो सब पूछ सकता है, सल्फेट का कोई चेंज नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन का, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग सिल्वर एज एनोड एंड कॉपर एज कैथोड, ठीक है ना। तो अब फिर वही लिखिए एनोड और कैथोड। एनोड पे पहले एनाइन, एनाइन एक तो OH माइनस पानी से और सल्फेट, और एनोड किसका बना है सिल्वर का। जब अगर मेटल का बना है एनोड तो सीधे सीधे लिख लिया करिए, तो Ag। कैथोड पे क्या आएगा बेटा, एक तो H प्लस और एक कॉपर +2, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब इनमें से किसका होगा बेटा, मेटल का हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, Ag से बनेगा Ag प्लस। अच्छा Ag प्लस सोल्यूशन में आ गया, तो कैथोड में एक नया एनाइन जुड़ गया सोल्यूशन में Ag प्लस। गलती मत करिएगा, Ag प्लस को लिख लीजिएगा। Ag प्लस नहीं लिखते तो आप क्या करते, कॉपर निकाल देते ना कॉपर, लेकिन Ag प्लस आ गया तो अब सीरीज याद देखिए, सीरीज में Ag प्लस कॉपर +2 से भी आ गया, यानी Ag प्लस का यहाँ क्या होगा, तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, Ag प्लस का ही रिडक्शन होगा। ध्यान दे रहे हैं ना। तो अगेन एनोड पर Ag प्लस बना और कैथोड पर Ag बना। आ रहा है समझ में, ओके। तो एनोड मेटल का बना है तो उसको कंसीडर करना है, उसको गलती नहीं कर देना, नहीं तो आप अगर Ag नहीं लिखते तो पूरा रिएक्शन ही चेंज हो जाता और आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 एक्वस, AgNO3 एक्वस है मीन्स कुछ नहीं दिया, मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। एनोड में एनाइन तो नाइट्रेट और OH माइनस, कैथोड पर कैटायन तो Ag प्लस और H प्लस। कोई मेटल तो है नहीं एनोड, तो प्लेटिनम तो वैसे ही इनर्ट है। रिएक्शन नाइट्रेट OH माइनस में सीरीज में कौन है, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पर क्या होगा बेटा OH माइनस, ये रिएक्शन आपका हो गया, यानी O2 बनेगा। कैथोड पर तो Ag प्लस H प्लस में कौन जाएगा, Ag प्लस का रिडक्शन बन गया Ag। तो वही अब पूछेगा कि क्या बनेगा बेटा, तो भैया एनोड पर O2 बनेगा सर और कैथोड पर Ag बनेगा। कहीं कोई दिक्कत बताइए। ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट कर लेंगे, कुछ नहीं बोल रहा है मतलब। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, अगेन लिखिए एनोड और कैथोड। एनोड पर कौन से एनायन आएंगे भैया, तो सल्फेट आएगा और OH माइनस आएगा, और यहाँ क्या आएगा Zn+2 और H प्लस आएगा। अब मेटल तो नहीं है एनोड का, तो इसमें से सल्फेट OH माइनस में OH माइनस होगा, सीरीज याद कर लीजिएगा। OH माइनस से बेटा क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन O2 बन गया। कैथोड किसका होगा बेटा, जिंक और H प्लस में कौन है, तो H प्लस आ गया तो H प्लस का रिडक्शन होगा। तो अगेन एनोड पर O2 बना, कैथोड पर H2 बना। कहीं कोई दिक्कत। अब अगला जो है ये यहाँ तक नॉर्मल हो गया। अब ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ डाइल्यूट H2SO4 है, तो एक ध्यान आपको रखना है कि अब H2SO4 जो है ना, H प्लस बाई सल्फेट देगा, और जो बाई सल्फेट है फिर से वो एक H प्लस दे के, सल्फेट है ना, 2 एसिड H प्लस निकालता है। तो यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट आता है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो एक वर्ड यूज करेगा जो मैं लिख रहा हूँ कि यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी। बेसिकली ये H2SO4 आपके यूज होते हैं किसमें, बैटरीज भी यूज होते हैं, तो वहाँ एक वर्ड यूज करेगा लो चार्ज डेंसिटी। अगर उसने बोल दिया लो चार्ज डेंसिटी तो एनोड और कैथोड तो वैसे ही लिखना है। एनोड पर क्या है
OH माइनस के साथ सल्फेट, और कैथोड पे तो सारी सिर्फ और सिर्फ H प्लस ही है, पानी भी H प्लस दे रहा है, ये भी H प्लस दे रहा है। तो यहाँ क्या होगा OH माइनस सल्फेट में, तो वो हमको पता ही है क्या निकालना है, OH माइनस से तो निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सीधे लिख रहा हूँ मैं O2, और यहाँ से क्या बन जाएगा H2, सल्फेट तो होगा नहीं। तो लो चार्ज डेंसिटी के में अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो क्या निकलेगा एनोड पर O2 और कैथोड पर H2। लेकिन अगर वो वर्ड यूज कर दे यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी, ये वर्ड यूज कर दे हाई चार्ज डेंसिटी, तो अगर ये वर्ड यूज कर रहा है हाई चार्ज डेंसिटी, अगेन एनोड और कैथोड है। एनोड पे क्या बेटा OH माइनस और सल्फेट, और यहाँ क्या है H प्लस। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर OH माइनस नहीं है सल्फेट होता है जब वर्ड यूज क्या कर दे हाई चार्ज डेंसिटी। कभी ये वर्ड आ जाए आपके सामने तो चार्ज डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो ये होता है, और इधर तो H प्लस ही होगा, यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो अब याद रखना है कि जब ये होता है सल्फेट, तो अब प्रोडक्ट जो बनता है वो याद रखना है H2H2O8 सल्फेट का होगा तब, और ये क्या बनाएगा, ये तो H2 ही बनाएगा। तो रिमेंबर इम्पॉर्टेंट, H2H2O8 है ना, याद करिए। इसका नाम क्या है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2H2O8 क्या नाम है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखना कि सल्फेट होगा और क्या बनाएगा प्रोडक्ट H2H2O8। कब, जब साफ साफ वर्ड यूज करेगा हाई चार्ज डेंसिटी। लो चार्ज डेंसिटी तो O2 ही बनेगा एज पर द सीरीज, बट हाई चार्ज डेंसिटी, तो जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ रिमेंबर, 3 बातों को आपको याद रखना है। कहीं कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक क्या है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो ये जो है एडवांस है ना, जे एडवांस से रिलेटेड ये टॉपिक नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका नाम है क्या कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो अब इसमें हमारे पास क्या है देखिए, CH3CONA का एक्वस सोल्यूशन है, तो एनोड और कैथोड बांट लेते हैं बेटा। एनोड पर क्या होगा, तो ये हो गया और OH माइनस, ठीक, और इधर क्या होगा Na प्लस और H प्लस। कौन होगा, तो एनोड पर भैया ये होगा, ठीक है, और कैथोड पे तो H प्लस ही जाएगा। ओके, अब कराते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। एनोड तो ये हो गया एसीटेट आयन। एसीटेट आयन क्या है, यहाँ पे रेडिकल बनता है। रेडिकल आप समझ चुके होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाता है, तो ये बन जाता है एक डॉट का मतलब रेडिकल, फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है, फ्री रेडिकल आपने वर्ड जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा। तो यहाँ से इस तरह से होता है, बन गया फ्री रेडिकल। 2 मोल ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब आपको पता है फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या होगा, जो ये CO है CO2 ये निकल जाएगा एज ए CO2 स्टेबल मॉलिक्यूल। तो फर्दर यहाँ रिएक्शन क्या होगा कि ये जो इसमें ही फर्दर रिएक्शन क्या होगा, ये फ्री रेडिकल है ये अगेन क्या आ जाएगा, मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ से CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। CO2 इज स्टेबल मॉलिक्यूल। और आपको पता है फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, तो फिर क्या करेगा, ये जो 2 मिथाइल रेडिकल है ये मिलकर क्या बना देगा, C2H6। तो ये बना लिया इसने इथेन। ओके, और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, तो वो तो सिंपल H प्लस गेन करके हाफ H2। यहाँ तक क्लियर। तो अब इसका बस एक बात क्या है, जैसे यहाँ पर मैं एक सिंप्लीफाई कर दूं कि ऐसे RNA, तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सीधे क्या बन जाएगा RR। जैसे
CH3 COONA था, नॉट RNA, सॉरी, ऐसे लिख देते हैं। C2H5 COONA था, तो क्या बन जाएगा ये C2, यानी कि C2H5 का ट्वाइस यानी कि C4H10। यहाँ से क्या बन गया C2H6। तो सीधे हम प्रोडक्ट बना देंगे। तो एक तो ये एल्केन बनाने का एक तरीका होता है, उसका नाम क्या है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो तरीका बता दिया मैंने, और इसका सीधे और बाकी कैथोड पे तो H2 ही बनेगा। कैथोड पे तो क्या बनेगा बेटा, H2 ही बनेगा, ठीक है ना। तो एक बार बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ना। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जब है, तो अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्वांटिटी कैसे बताएंगे। तो अगला लेक्चर क्वांटिटी पर है। तो क्वांटिटी से पहले क्वालिटेटिव बात पता चलनी चाहिए कि एनोड और कैथोड पर बन क्या रहा है, सेल के अंदर एग्जैक्ट कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो जितना केस है वो सारा केस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है। नीट से लगा है, मेन से लगा है, एडवांस तक के सारे यहाँ पे कवर कर दिए। तो इसको आप लोग ढंग से इसको पढ़िएगा, और ये कर लेंगे तो क्वालिटेटिव के बाद जो क्वांटिटेटिव पार्ट है, जिसमें अब बताएंगे कि भाई H2 निकला तो कितना निकला, कितना ग्राम निकला, कितना मोल निकला, कितना वैल्यूम इसका है, या सिल्वर डिपॉजिट हुआ कैथोड पर तो कितना बना, 1 ग्राम बना, 2 ग्राम बना, 1 मोल बना, 2 मोल बना, वो सब बहुत आसानी से निकलेगा। वो बहुत आसान है, वो अगला यही पढ़ना है। नहीं, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि क्या बन रहा है, क्योंकि अगर हमने गलत चीज़ बना दी तो क्वेश्चन तो वहीं हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।